हे गाइस, माई सेल्फ ऋषिका। और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं PT365 जो कि हमारी साइंस टेक की है। तो यहाँ पे 7 पार्ट्स आ चुकी है, ये 8 पार्ट है। तो अगर आप लोग को प्रीवियस लेसन देखनी है तो बस एक काम कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हो। अब आइए हम लोग देखते हैं कि आज हमें क्या स्टार्ट करनी है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्पेस वेपनाइजेशन से रिलेटेड। स्पेस वेपनाइजेशन भी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग ड्रोन रेगुलेशंस देखेंगे। ओके, तो मैं देख लेती हूँ कौन सी टॉपिक्स यहाँ पे बची हुई है। इतने सारे PT365 है ना, और कंटिन्यूस पढ़ते रहती हूँ तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैंने आपको क्या पढ़ा है और मैं खुद क्या पढ़ी हूँ। ठीक है, तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है, बट मैं से जैसे ही आर्टिकल देखती हूँ तो मैं क्लियर हो जाती हूँ कि हाँ आप लोग को कहाँ तक पढ़ाई थी मैं। तो चलिए कोई नहीं, चलिए आज स्टार्ट करते हैं ड्रोन रेगुलेशन से और फिर हेल्थ में आएंगे, जो कि अगेन आप लोग जानते हो कि हर साल कोई ना कोई डिजीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो जहाँ से जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जहाँ से आते हैं उस टॉपिक को तो आप लोग को पकड़ के रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो हेल्थ सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आइए इसमें डिटेल में देखेंगे वायरल डिजीज़ क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ क्या है, कुछ और डिसीज़ेस जो है जो न्यूज़ में रही है उसके बारे में भी देख लेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि लास्ट लेसन में मैं जो क्वेश्चंस पूछी थी उसके आंसर बता देती हूँ। और आज भी आप लोग के लिए कुछ फ्रेश क्वेश्चन है जिसके आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के लेसन। ये कुछ क्वेश्चंस है जो मैं पूछी थी आपसे 5 और 6 लेसन से। फर्स्ट है कि बायोमेट्रिक्स जो है इसको 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो इसके बारे में बताना है कि कौन कौन सी यहाँ पे आपकी कैटेगरी है। सेकंड है कि डेटा लोकलाइजेशन से आप लोग क्या समझते हो, एक शॉर्ट डेफिनेशन भी बता सकते हो आप लोग। टेक्स्ट सागर है क्या, इसके बारे में बतानी है। एंड नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ RFID टेक्नोलॉजी, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत बताना था और ये टेक्नोलॉजी अभी हम लोग लेटेस्ट किस स्कीम में इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी बतानी है। फिफ्थ है कि वर्ल्ड की फर्स्ट एवर लिविंग सेल्फ हीलिंग रोबोट है जो कि इंजीनियरिंग फ्रॉग एम्ब्रॉयज़ के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, वो भी लैब में, जो कि यहाँ पे लिविंग प्रोग्रामेबल ऑर्गेनिज्म जैसा बिहेव करती है। तो इसका नाम बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए आंसर ही देख लेते हैं। बायोमेट्रिक्स की बात करूं तो इसको 2 भाग में डिवाइड किया जाता है, 3 मेन कैटेगरी है इसकी। तो यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहली है यहाँ पे आपका बायोलॉजिकल। तो 3 मेन कैटेगरी है, कैटेगरी क्या क्या है, बायोलॉजिकल है, मॉर्फोलॉजिकल है एंड देन बिहेवियर है। तो ये 3 कैटेगरी में देखेंगे। बायोलॉजिकल में क्या आपका टेस्ट किया जाता है, तो DNA ब्लड सैंपल ली जाती है। उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल में देखें तो यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म और स्ट्रक्चर आते हैं, जैसे हाथों का कैसा शेप है, पाम्स कैसा है, फिंगरप्रिंट कैसी है, वेन पैटर्न कैसा है, फेस कैसा है, आइरीज, वेन पैटर्न इन द रेटिना और वॉइस, ईयर, ये सारी कुछ आती है आपकी मॉर्फोलॉजिकल में। उसके बाद बिहेवियर आती है, यानी कि किसी भी इंसान का चलने का क्या तरीका है, उसकी हैंड राइटिंग सिग्नेचर कैसी है, कीबोर्ड स्ट्रोक, तो ये सारी चीज़ें, यानी कि कितने कम टाइम में आप लोग कीबोर्ड कितना आप लोग को स्ट्रोक वगैरह है, कितना आप लोग जो है कीबोर्ड स्ट्रोक, मतलब कि कितना देर में आप लोग कितना टाइपिंग करते हो, ये चीज़ होती है। उसके बाद यही सारी तीनों हैं, यानी कि बायोमेट्रिक्स, यानी कि जो आप लोग बायोमेट्रिक डेटा देते हो तो उसमें किस तरीके का कैटेगराइजेशन है ये डिटेल में आपको पता होना चाहिए। समटाइम्स इस तरीके की भी क्वेश्चंस पूछ ली जाती है। डेटा लोकलाइजेशन एक कंसेप्ट है जिसमें कि पर्सनल डेटा जो हमारे कंट्री के रेसिडेंट की है उसको प्रोसेस किया जाना चाहिए और हमारे कंट्री में स्टोर करना चाहिए, जिसको हम लोग डेटा लोकलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी है, ये कोऑर्डिनेट करेगी, कोऑर्डिनेट ऑफिस है और डेटा सिक्योरिटी ऑफिस है जो इंडिया की, उन्होंने यहाँ पे लॉन्च करी है टेक सागर। अब टेक सागर क्या है, एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कि इंडिया की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी के लिए है। ये पोर्टल जो है ना सारे बिजनेस को लिस्ट करेगी और रिसर्च एंटिटीज़ को भी, वो भी कहाँ से, तो IT इंडस्ट्री से, स्टार्टअप से, एकेडमिया से और इंडिविजुअल रिसर्च से। तो ये सारी जगह से यहाँ पे जो है बिजनेस को आपका लिस्ट किया जाएगा। एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कि इंडिया की टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी के लिए, कि कितना हमारे इंडिया में जो है ना टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी है, कितना ज़्यादा हम लोग सक्षम है, तो इस चीज़ों को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो टेक्स अगर आप लोग से फॉर्मली पूछा जा भी सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता, तो बस एक बार ध्यान में रखिएगा कि ये है क्या, ये ऑनलाइन पोर्टल है। उसके बाद अगर बात करूँ तो RFID टेक्नोलॉजी में पूछी थी, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक टैग है जो कि हमारे डेटा को एक्सचेंज करती है। RFID टेक्नोलॉजी रीडर, वो भी कैसे, तो रेडियो वेव से। यानी कि ये जो टेक्नोलॉजी है RFID टेक्नोलॉजी, इसमें हमारी रेडियो वेव इस्तेमाल होती है और रेडियो वेव से जो है ना बहुत ही विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो डेटा है ना वो यहाँ पे एक्सचेंज हो जाती है। तो इसको अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं फास्टैग में, तो फास्टैग में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और फास्टैग जो है आपको देखने को मिलेगा, ये जो हैंडल किया जा रहा है ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। एक बार आप फास्टैग परचेज कर लोगे तो ये क्या होगा कि 5 साल तक इसकी जो है आपकी वारंटी होती है, वारंटी गारंटी, या फिर आप लोग समझ लो कि 5 साल तक आप इसको चला सकते हो। और साथ ही आप लोग को जो है टोल कलेक्शंस में ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा। अब यहाँ पे आपको टोल में जो है ना लंबी कतार में रुकना नहीं पड़ेगा। आप लोग जो है जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा, एक ये आपका फास्टैग स्ट्रिप होगा,
इसको आपको कार के जो आपके सामने वाली जो मिरर है उसमें आपका चिपका दिया जाएगा, और ये ऑटोमेटिक आपकी जो भी बैंक अकाउंट इसमें आपकी लिंक होगी उससे जो है मनी डिडक्ट हो जाएगी जब भी आप लोग टोल क्रॉस करते हो तो ये चीज़ें हैं, और इसमें RFID टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है जो कि फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी माना जा रहा है आज के डेट में। अब यहाँ पे लिविंग रोबोट की बात करी थी जो खुद ही अपने आप को हील कर लेती है, ये है जेनोबॉट। तो जेनोबॉट याद रखना है कि एक तरीके का ये रोबोट है। और आज की कुछ क्वेश्चंस है जो कि 7 लेसन से मैं यहाँ पे ले रही हूँ, तो बहुत ही बेसिक से पूछ रही हूँ। और जितनी भी मिसाइल्स पढ़े थे हम लोग, और काफ़ी ज़्यादा सबमरीन वगैरह पढ़े थे, टॉर्पीडो पढ़े थे, तो ये सारी एयरक्राफ्ट वगैरह, तो ये सारी चीज़ों से क्वेश्चन है। तो देखती हूँ कि कितना ज़्यादा आप सारी चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करके याद कर सकते हो। तो पहले बताना है कि पेगासस है क्या। कुछ भी मैं इसके बारे में नहीं बताऊँगी क्योंकि एक ही वर्ड में ये डिफाइन हो जाती है। तो पेगासस क्या था इसके बारे में आपको बताना है। सेकेंड है कि QRSAM क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, ये है क्या और क्यों इतना ज़्यादा न्यूज़ में थी, और इसमें मेन यूनिक पॉइंट क्या है ये आपको बतानी है। थर्ड है कि ब्रह्मोस, चलिए ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो ये आपको बताना है कि कौन से 2 कंट्री के बीच में ये आपका मिलाकर इसको बनाया जा रहा है, और ब्रह्मोस की मीनिंग क्या होती है, कौन सी 2 रिवर है, तो ये आपको बतानी है। और इसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए कि रेंज कितना है, स्पीड कितना है, इसमें यूनिक चीज़ें क्या है, क्योंकि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसके कारण जो है ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहती है। उसके बाद फोर्थ आपको बताना है कि जो 6 सबमरीन जो यहाँ पे है यानी कि स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन है, इसका नाम बताना है, कि 6 का नाम बताना है, क्योंकि अभी 4th वन का आपका जो है काम स्टार्ट हो चुका है। 5th और 6th अभी 2 स्कॉर्पिन और है जिसको कि बनाना है, लेकिन 6 का नाम जो है आपको यहाँ पे बतानी है। चिनूक क्या है, अब चिनूक के बारे में मैं कुछ नहीं बोलने वाली, तो चिनूक है क्या ये आपको बतानी है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आपकी बेसिक है जिसके आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देनी है। और अब चलिए अब हम लोग आर्टिकल पे आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रोन रेगुलेशन से ही हम लोग को स्टार्ट करनी थी। और प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स जो है UPSC की, ये हर बार की तरह इस बार भी आप लोग को पता है कि सस्पेंस जो है हमेशा क्रिएट रखती है ये UPSC। आपको कभी भी कोई भी चीज़ क्लियर नहीं करने वाली है कि कब क्या होने वाला है। अभी भी जो हम लोग इतने दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि डेट कब आएगी, लेकिन अभी भी क्या बोले कि सस्पेंस जारी है मेरे दोस्तों। अभी भी आप लोग को 20 तारीख का इंतज़ार करना होगा, 20 मई का, तभी उसके बाद जो है आप लोग को पता चलेगा कि किस डेट को एग्ज़ाम होने वाली है। तो खतरनाक है ये UPSC भी, क्या कहूँ, ये काफ़ी अनप्रडिक्टेबल है। जैसे इसके एग्ज़ाम अनप्रडिक्टेबल होते हैं तो वैसे ये जो है ऑफिस भी काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। बट कोई नहीं, आप लोग जो है पेशेंस रखिए थोड़ा सा, और जैसे आप लोग की प्रिपरेशन चल रही थी उसी तरीके से कैरी ऑन कीजिए। और मैं तो कहूँगी कि और ज़्यादा जान लगा दीजिए जिससे कि आपकी और प्रिपरेशन अच्छी हो सके। जहाँ पे आप लोग वीक थे, जो कि चीज़ कवर नहीं कर पा रहे थे, तो एक अच्छा खासा टाइम मिल चुका है आप लोग को कवर करने का, तो चलिए उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। अब आते हैं ड्रोन रेगुलेशन पे। न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक स्कीम अनाउंस करी है कि वो एक विंडो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे 31 जनवरी 2020 से वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, यानी कि सारे ड्रोन्स का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, और उनके ऑपरेटर्स को भी यहाँ पे जो है जो ड्रोन को ऑपरेट करेंगे उनकी भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। तो अगर सक्सेसफुल सबमिशन देखें, जो वॉलेंट्री यहाँ पे डिस्क्लोज़ किया गया है कि इस ड्रोन को प्रोसेस करना है, तो एक ड्रोन एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया जाएगा जिसको डैन कहते हैं, और जो इसके ओनरशिप होंगे उनको ओनरशिप एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है वो इशू की जाएगी, और ये ऑनलाइन इशू किया जाएगा, जिसमें कि हम लोग की कंट्री में जितना भी यहाँ पे ड्रोन को ऑपरेट किया जा रहा है ना, तो उसकी वैलिडेशन होगी। और ये डैन और जो OAN है, ये जो है ना किसी भी तरीके का आपको राइट नहीं दे रही है, यानी कि जो ड्रोन ऑपरेटर है ना उनको हम लोग की कंट्री में रहने का या फिर किसी भी तरीके का राइट नहीं दे रही है। बस ये वैलिडेशन है कि अगर आपके पास ये ड्रोन है तो उसकी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। आपको बस एक तरीके का नंबर दे दिया जा रहा है, उससे आपको किसी भी तरीके का हक नहीं दिया गया है, ये बताया जा रहा है। और साथ ही साथ ये कब नहीं आपको हक दिया जाएगा, जब आप यहाँ पे जो है ना DGCA की ड्रोन रेगुलेशंस की अगर आप लोग फुलफिल नहीं करते हो, तो यानी कि यहाँ पे आपका ड्रोन को उड़ाने का, ड्रोन को रखने का, हर एक चीज़ का यहाँ पे आपका रूल्स रेगुलेशन है, तो उसको अगर फॉलो नहीं करते हो तो इसमें आपका कोई भी राइट्स को ना नहीं कन्फर्म किया गया है। फर्दर जो ओनरशिप है यहाँ पे ड्रोन के इंडिया में, बिना किसी वैलिड डैन के और OAN के ना, उनको यहाँ पे पिनल एक्शन भी इनवाइट किया जा सकता है, यानी कि कानून के हिसाब से उनके ऊपर जो है ना चार्जेस भी लग सकती है अगर आप लोग के पास एक वैलिड DAN और OAN अगर नहीं है तो। ड्रोन की अगर इंडिया में बात करूँ तो इसको जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैंडल कर रहे हैं। तो ड्रोन को डिफाइन किया गया है कि एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जिसमें कि वाइड बहुत बड़ी रेंज में इसमें एप्लीकेशन है कि ये फ़ोटोग्राफ भी ले सकती है, एग्रीकल्चर की इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट से लेकर जो मैनेजमेंट है वो इंश्योरेंस तक भी। यानी कि आप लोग देखते हो कि ड्रोन है आज के डेट में, अभी कोरोना वायरस की बात करूँ तो हर एक क्षेत्र में जो है ड्रोन से ही सर्वेलेंस किया जा रहा है, और ड्रोन से ही ये देखा जा रहा है कि कितने लोग बाहर निकल रहे नहीं निकल रहे, उनके ऊपर चार्जेस वगैरह हो रही है। तो ड्रोन का वाइड नंबर पर जो है ना ये आपका इस्तेमाल हो रहा है आज की डेट में। आज ही की डेट में ये पता चल रहा होगा कि ड्रोन की कितनी महत्व है, ठीक है। लेकिन ड्रोन ठीक है बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो इसका आप लोग को देखोगे कि एक वाइड रेंज में इसका इस्तेमाल होता है।
लेकिन बेसिक जो आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है वो ये है ड्रोन की रेंज का, यानी कि साइज भी इसकी बहुत तरीके की है और ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल से भी ना बहुत ही बड़ी तक है, यानी कि ये आपका मल्टीपल किलोग्राम्स ऑफ पेलोड को भी कैरी कर सकती है। डीजीसीए की बात करूँ तो ये 5 कैटेगरी रखे हैं, यानी कि ये इसकी मेन अथॉरिटी है डीजीसीए। तो ये डिपार्टमेंट जो है ना ये इसकी 5 कैटेगरी यहाँ पे रखे हैं ड्रोन की। सबसे पहले है कि सबसे छोटो, यानी कि छोटी सी जो कि नैनो है, तो ये इसकी आप वेट देखोगे तो 250 ग्राम से भी या तो इसके इक्वल है या तो इससे भी कम होगी, तो समझ सकते हो कि कितनी है। उसके बाद माइक्रो की बात करूँ तो 250 ग्राम से 2 केजी तक है। स्मॉल की बात करूँ तो 2 केजी से 25 केजी है। मीडियम की बात करूँ तो 25 केजी से 150 केजी है। और लार्ज की बात करूँ तो 150 केजी से भी ज़्यादा जो भी आ गया ड्रोन आ गया वो आपके लार्जर के कैटेगरी में है। तो ये 5 तरीके की ड्रोन जो है अवेलेबल है और इसको इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। अब इंडस्ट्री वैल्यू के बारे में बात करें, जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट जो सिस्टम है इंडिया में, वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2021 तक जो है हम लोग 885.7 मिलियन डॉलर तक यहाँ पे हम लोग इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। वहीं अगर ग्लोबल मार्केट साइज़ देखिए इसकी तो कितना है कि मात्र यहाँ पे जो है आपकी 21.47 बिलियन यानी कि बिलियन डॉलर तक का है। तो इस तरीके से जो इसकी मार्केट वैल्यू भी है। और ये अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम कहने का मतलब है कि इसको जो है आप लोग देखते हो कि इसमें कोई भी जो है इंसान नहीं, एयरक्राफ्ट क्या होता है कि उसमें कोई ना कोई इंसान बैठते हैं फिर उसको ऑपरेट किया जाता है, लेकिन ये हम लोग रिमोट से ऑपरेट करेंगे, इसमें किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं है। मीन्स कोई भी इस तरीके के हम लोग जैसे पर्सन जो है ना ड्रोन में बैठ के उड़ाएंगे नहीं, ठीक है, ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है। ये एयरक्राफ्ट के कैटेगरी में है जिसमें कि हम लोग इसको रिमोट से ऑपरेट करेंगे, तो ये अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम आ गया। तो इसकी जो यहाँ पे वैल्यू बताई जा रही है 2021 तक कितना हो जाएगा, तो 885 मिलियन डॉलर हो जाएगा। वहीं वर्ल्ड वाइड आप ग्लोबली देखो तो 21 बिलियन डॉलर तक का है, तो हम लोग भी थोड़ा आसपास पहुंचेंगे। और यहीं पे बताया जा रहा है कि जो नंबर ऑफ़ इलीगल ड्रोन्स है हमारे इंडिया में वो भी यहाँ पे 50,000 से 60,000 है और ये पकड़ा गया था अक्टूबर 2019 में। तो इसको भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है। तो रेगुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आज के डेट में आप लोग देखते हो कि ड्रोन अटैक भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसकी इस्तेमाल भी बढ़ते जा रही है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब ड्रोन रेगुलेशंस की अगर इंडिया में बात करें तो 2018 के अगस्त में सेंटर ने यहाँ पे एक फ़र्स्ट फॉर्म लेकर आई थी कि ड्रोन की रेगुलेशंस की, तो ये 1.0 बताया जा रहा था। जैसे अभी देख रहे हैं ना लॉकडाउन 3.0, तो ये है ड्रोन रेगुलेशंस 1.0, जिसमें कि ये था कि विजुअल लाइन ऑफ साइट डे टाइम ओनली, यानी कि सिर्फ दिन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो और मैक्सिमम कितना फीट ऊंचा तक जा सकता है, तो 400 फीट ऊंचा तक इसको ऑपरेट कर सकते हो। इस गाइडलाइन के अंदर जो है एयर स्पेस को यहाँ पे कुछ पार्ट में यहाँ पे आपका डिवाइड किया गया है। जैसे कि आज की डेट में भी आप लोग देख रहे होंगे कि रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन है, तो आप लोग भी बता सकते हो कि आपकी जो सिटी है किस सिटी में रह रहे हो और किस जोन में वो आता है। तो आप लोग इस चीज़ों को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आप लोग को नहीं पता है तो पहले पता कर लीजिए कि जिस सिटी में रह रहे हो, मुझे लगता है मैक्सिमम लोग को पता ही होगा, अगर फिर भी नहीं पता है तो आप लोग पता कीजिए और उसको जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। इससे क्या होगा कि एक दूसरे का आप लोग देखोगे ना तो कहीं ना कहीं आप लोग के माइंड में ये याद भी हो जाएगा कि कौन कौन सी सिटी जो है आपके रेड जोन में आ रही है। तो यहाँ पे भी आपका जो है ड्रोन का इस्तेमाल में भी यहाँ पे आपका जोन को डिवाइड कर दिया गया है। एक है रेड जोन जिसमें कि रखा गया है कि नो फ्लाई जोन, वहाँ तक आपको फ्लाई नहीं करना है। जिसमें कि है एयर स्पेस जो कि एयरपोर्ट के चारों ओर, यहाँ पे आपको फ्लाई नहीं करनी है। साथ ही इंटरनेशनल बॉर्डर, कोई भी हमारी जो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना वाली बॉर्डर में आपको फ्लाई नहीं करनी है। विजय चौक जो कि दिल्ली की है, स्टेट सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स जो कि स्टेट कैपिटल की है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन हो गया, कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है, तो ये सारी जगहों पर ना आपको एक रेड जोन है जहाँ पर आपको जो है कोई भी तरीके का अपना ड्रोन को फ्लाई नहीं करना है। तो ये रेड जोन है। जैसे आज के भी डेट में जो रेड जोन में, तो आज मैं भी रेड जोन में ही रह रही हूँ, तो यहाँ पे है कि कोई भी मूवमेंट नहीं है, कोई भी शॉप्स ओपन नहीं होंगे। हालांकि शॉप्स ओपन करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, लेकिन मेरे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया कि शॉप्स ओपन नहीं होंगे। तो एज़ यूजुअल है, ठीक है, सुबह मॉर्निंग लेकर अभी 7 नाइट तक जो है काम चल रही है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे मिलता है, सब बंद हो जाता है। तो ऑल ओवर इंडिया में भी यही चीज़ें हैं। तो रेड जोन में ज़्यादा स्ट्रिक्ट है अभी भी। उसके बाद आते हैं येलो जोन। वैसे तो लॉकडाउन में येलो जोन नहीं है, लेकिन येलो जोन है जिसमें कि आपका जो है एक कंट्रोल एयर स्पेस होगा, जिसमें एयर स्पेस को अगर एयर डिफेंस क्लियरेंस की ज़रूरत है या फिर यहाँ पे आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल क्लियरेंस की ज़रूरत है। येलो जोन एक ऐसा जोन है ना जहाँ पे आपको उड़ाने के लिए यहाँ पे एयर डिफेंस क्लियरेंस की ज़रूरत है और साथ ही साथ एयर ट्रैफिक कंट्रोल क्लियरेंस की ज़रूरत है। तो ये क्लियरेंस आपको लेना होगा तभी आप लोग येलो जोन पे इसको उड़ा सकते हो। ग्रीन जोन की बात करें जो कि यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस जोन है, तो इसको आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। येलो जोन आपका सेम एज जो लॉकडाउन में ऑरेंज जोन है ना, तो उसी की तरह कहा जा रहा है कि निकलना है, लेकिन ठीक है कुछ रेस्ट्रिक्टेड है, जैसे बस वगैरह अलाउड है तो उसमें आपका 50% है। आपके प्राइवेट ऑफिस सब कुछ खुल चुके हैं, लेकिन 1/3 ऑफ द मेंबर वहाँ पे काम करेंगे।
तो इस तरीके का जो आपका हाफ हाफ जो आपको फ्रीडम दी गई है वो यहाँ पे येलो जोन में भी उड़ाने का फ्रीडम दिया गया है। ग्रीन जोन पूरी तरीके से फ्रीडम है जिसमें कि किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पे भी ड्रोन का वही बात है कि यहाँ पे अनरेस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस जोन है। तो आई थिंक कि अब आप लोग इसको कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि अभी जो लॉकडाउन 3.0 चल रहा है इसमें भी हम लोग जो है जोन वाइज ही देख रहे हैं। रेड जोन हो गई, ऑरेंज जोन हो गई और ग्रीन जोन हो गई। तो इसको बेटर है कि आप लोग को समझने के लिए और याद करने के लिए जो है ना इस तरीके से लिंक करके अगर आप लोग पढ़ोगे तो अब मुझे नहीं लगता कि आप लोग को ड्रोन के कैटेगरी को याद करने में कोई भी परेशानी होगी। ग्रीन जोन में क्या है कि अनरेस्ट्रिक्टेड है। साथ ही यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे इवन फॉर द ग्रीन जोन यहाँ पे हम लोग को क्लियरेंस लेने की ज़रूरत है। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से जो है ना क्लियरेंस लेना है। यहाँ पे भी जो क्लियरेंस लेना है आपको एयर डिफेंस क्लियरेंस और यहाँ पे एयर ट्रैफिक कंट्रोल क्लियरेंस जो कि येलो जोन में। तो ये एक डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म है। ये भी प्लेटफॉर्म आया था और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म किसके लिए है। तो ये ड्रोन के लिए है। ड्रोन रेगुलेशन के लिए यहाँ पे आपका डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म आया था, तो इससे क्लियरेंस लेने की ज़रूरत है। ओके, अब इस तरीके के रेगुलेशंस में अगर हम लोग देखें तो एक प्रोसेस है जो कि यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया है ड्रोन ऑपरेटर्स के लिए, और उनको यहाँ पे जो है एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट दी जाएगी और दूसरे परमिशन भी दी जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि देखिए तो सबसे पहला जो आपका यहाँ पे ड्रोन वगैरह लोगे तो उसके लिए आपको अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट लेना है, और साथ ही साथ उसके साथ आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, जिससे कि क्या होगा ना कि ये नंबर और किसी को नहीं दिया जाएगा, तो पता चलेगा कि इस नंबर की ड्रोन सिर्फ आपके पास है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अगर ड्रोन आप लोगे तो ड्रोन के साथ आपको डैन भी दिया जाएगा, और ओनरशिप आप उसके हो या फिर कोई भी है तो उनको भी यहाँ पे एक नंबर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो कि ड्रोन रेगुलेशंस के अंदर है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। और करेंटली आप देखोगे तो इंडिया में जो है ना नो परमिशन नो टेक ऑफ एक क्लॉज है, NPNT है, जिसमें ये कहा गया कि एक ड्रोन को ना हम लोग इंडिया के स्काईज़ में इस्तेमाल तब तक नहीं कर सकते जब तक रेगुलेटरी परमिशन जो है रिसीव नहीं हो जाता डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से। यानी कि इस प्लेटफॉर्म से जब तक आपको जो है उड़ाने का परमिशन नहीं मिल जाता तब तक आपको जो है ना ये आप लोग उड़ा नहीं सकते हो, ऑपरेट नहीं कर सकते हो इंडियन के स्काई में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। यूज़र्स को यहाँ पे ज़रूरत है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन वो अपने ड्रोन का कराए, पायलट का कराए जो कि उनको ऑपरेट कर रहे हैं, और जो उनके ओनर है इनका कराए। हर एक फ्लाइट के लिए एग्जाम फॉर द नैनो कैटेगरी, जो छोटे वाले कैटेगरी होते हैं ना 250 ग्राम का, वो तो आप लोग पर्सनल यूज़ के लिए भी रख सकते हो। तो इसके लिए कोई भी आपका यहाँ पे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हर एक फ़्लाइट के लिए यूज़र्स को यहाँ पे ज़रूरत होगा कि वो यहाँ पे जो है परमिशन ले कि वो यहाँ पे उड़ाना चाहते हैं, और वो भी मोबाइल ऐप के थ्रू, और एक ऑटोमेटेड प्रोसेस परमिट होगा। और यहाँ पे अगर रिक्वेस्ट अगर डिनाई कर दिया गया इंस्टेंटली तो फिर जो है आप लोग नहीं उड़ा सकते हो। तो इस तरीके का मोबाइल ऐप है जिसमें कि आप लोग को हर टाइम उड़ाने के लिए जो ना, अगर आप लोग प्रोफेशनली और कमर्शियल तरीके से उड़ा रहे हो, कहीं पर आप लोग को कुछ और काम करना है उसके लिए उड़ा रहे हो, तो यहाँ पर आप लोग को हर एक टाइम के लिए हर एक फ़्लाइट के लिए जो है ना एक परमिशन लेना होगा। लेकिन नैनो कैटेगरी के लिए नहीं, यानी कि 250 kg का किलोग्राम का जो आपका नैनो ड्रोन है उसके लिए आपको नहीं लेना है। जो पायलट है उनको यहाँ पे सर्टिफिकेशन करानी है। ज़रूरत है कि एक रिमोट पायलट लाइसेंसिंग होनी चाहिए ड्रोन को ऑपरेट करने के पहले। 2019 के जनवरी में क्या हुआ कि एक वाइट पेपर जो ड्रोन पॉलिसी 2.0 है ये रिलीज़ किया गया था, और इसमें जो है ना कुछ और वाइडर एप्लीकेशन थे, जैसे कि यहाँ पे डिलीवरी करना है गुड्स का। यानी कि जैसे आज के डेट में क्या है ना कि आपके डिलीवरी बॉय आते हैं, चाहे आप लोग कोई भी साइट से कुछ भी खरीदते हो तो ये डिलीवरी बॉय आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि डिलीवरी अगर गुड्स का होगा तो ये ड्रोन वगैरह से भी कराया जाएगा। तो ये जो है सेकेंड जो आपका ड्रोन पॉलिसी 2.0 था, इससे ये वाली बात निकल कर आई थी। फॉरेनर्स की बात करें तो करेंटली उनको अलाउ नहीं किया गया है कि वो इंडिया में जो है ना ड्रोन को उड़ा सकते हैं। कमर्शियल पर्पज़ के लिए आप देखोगे तो उनको भी यहाँ पे लीज़ करना होगा ड्रोन को, वो भी इंडियन एंटिटी को, जो कि इन टर्न उनको यहाँ पे एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना होगा, या फिर यहाँ पे यूनिक जो ये है, एक सेकेंड, ये दोनों उनको लेना होगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट उनको जो है DGCA से लेना होगा। तो इसमें क्या बातें कही जा रही है कि फॉरेनर्स को तो अलाउड नहीं है, अगर उनको कमर्शियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल भी करना है तो उनको अपना ड्रोन जो है इंडियन एंटिटी को लीज़ पे देना होगा, जिससे क्या होगा कि इंडियन एंटिटीज़ को यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा, UAOP भी होगा मिलेगा, वो भी यहाँ पे DGCA की तरफ से। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब इतने दिनों देर से मैं यहाँ पे डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म बता रही थी, तो इसके बारे में समझ लीजिए ये है क्या। ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सेल्फ इन्फोर्समेंट अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन दी जाएगी, यानी कि अपने ड्रोन की रजिस्ट्रेशन कराइए, लाइसेंसिंग लीजिए ड्रोन का, ऑपरेटर्स का भी, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लियरेंस भी दिया जाएगा कि हर एक फ़्लाइट के लिए आपको यहाँ पे जो है ऑपरेट करना है, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन ही क्लियरेंस मिल जाएगा। ये जो प्लेटफॉर्म है ये सारे ड्रोन्स को रेगुलेट करेगी, वो भी माइक्रो से हायर कैटेगरी तक। साथ ही इसमें क्या है कि ऑपरेटर्स को अलाउ किया जाएगा कि वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ले, और उनको यहाँ पे ज़रूरत होगा
होगा कि वो सारे ड्रोन्स को और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट को ऑनलाइन ही वो यहाँ पे अप्रूव करे, और ये जो है सिविल एविएशन रेगुलेटर के द्वारा अप्रूवल दिया जाएगा। अब यहाँ पे अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट के बारे में समझ लेते हैं। ये एक तरीके का परमिट है, यानी कि आपको परमिशन दिया जाएगा जो कि ओनर के द्वारा लेना ज़रूरी है। जो भी ड्रोन खरीद रहे हैं उनके ओनर है, तो उनको अगर फ्लाई करना है तो उनके लिए जो है ये लेना ज़रूरी है। और ये ऑब्टेन कैसे किया जाएगा, तो DGCA के द्वारा, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा उनको ये परमिशन दी जाएगी। ये जो आपका अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट है ये ट्रांसफरेबल नहीं है और ये एप्लीकेबल भी नहीं होगा मोर देन 5 ईयर। यानी कि अगर मैं ड्रोन ले रही हूँ तो ये ओनर तो मैं हूँ इसकी, यानी कि मुझे यहाँ पे मिला UAOP अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट। लेकिन ऐसा अगर मैं सोचूं कि मैं इसको ऐसा सोचूं कि मैं अपने भाई को ट्रांसफ़र कर दूं, तो ये चीज़ें नहीं होगी, ये मेरे ऊपर है, मेरी ही रहेगी। और साथ ही जो है 5 साल के लिए ये जो हम लोग परमिट लेंगे ये 5 साल के लिए एप्लीकेबल होगी। ओके, अब आते हैं इंडिया की ड्राफ्ट ड्रोन पॉलिसी 2.0 जो कि रिलीज़ हुई थी 2019 में। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या परमिशन रखी गई, क्या क्या रेगुलेशंस और क्या क्या यहाँ पे प्रोविज़न दी गई है। तो न्यू फॉर्म है एयर फ्रेट परमिटेड का, यानी कि एयर फ्रेट आपका जो सामान को यहाँ से वहाँ अगर फ्लाई करानी है तो वो हो सकती है। ये रिकमेंड किया गया था कि ऑपरेशन को और ज़्यादा एक्सपेंड करना है VLOS से बियॉन्ड, और यहाँ पे करंट लिमिट जो है वो अभी 400 फीट तक था, यानी कि इतनी ऊंचाई में आप उड़ा सकते हो, तो इससे भी और ज़्यादा करना है। ड्रोन कॉरिडोर की बात करें, यानी कि एक पॉलिसी है जो कि कंसीव किया जाएगा ड्रोन कॉरिडोर के लिए, और ये जो है सिर्फ कमर्शियल UAS ऑपरेशंस के लिए होगी। वो यहाँ से बाहर होगी, नॉन सिगरेटेड जो एयर स्पेस है ना उससे बाहर होगी, जिसमें कि मैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेट होंगे। यानी कि कॉरिडोर का क्या मतलब है, जैसे कि आप लोग देखते हो एरोप्लेन वगैरह होती है, या फिर आपकी जेट जो फाइटर प्लेन होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, मैन्ड एयरक्राफ्ट होते हैं, तो वो उन सब की जो है स्काई में एक अलग कॉरिडोर होती है, वो वहाँ पे फ्लाई करते हैं। लेकिन ड्रोन के फ्लाई करने के लिए एक अलग सा कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसमें कि ये सारे जो मैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेट होते हैं ना उससे ये अलग होगा। ऑब्वियस है कि ये अलग होगा क्योंकि आसानी से ये ऑपरेट हो सके, आसानी से ये फ्लाई भी कर सके, तो इस तरीके का कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे एक डेजिग्नेट एरिया होगी जिसको हम लोग ड्रोन पोर्ट्स भी कहेंगे, जहाँ पे लैंडिंग भी होगा और टेक ऑफ भी होगा। जैसे कि आप लोग एयरपोर्ट वगैरह देखते हो जहाँ पे एयरप्लेन्स वगैरह टेक ऑफ होती है, लैंडिंग होती है, उसी तरीके से ड्रोन पोर्ट्स होगी कि वो वहीं पे आके स्टैंड होगी और वहीं से वो उड़ेगी भी। तो इस तरीके का भी आप लोग को ध्यान रखना है। साथ ही लाइफ साइकिल फॉर ड्रोन्स की अगर बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम लाइफ जो यहाँ पे लाइफ साइकिल प्रपोज की जा रही है ड्रोन के लिए, वो यहाँ पे एयर वर्दीनेस होगी, और ऑपरेटर को यहाँ पे अप्लाई करना होगा कि वो फिर से रीसर्टिफिकेशंस करे कि उनकी ड्रोन की लाइफ साइकिल्स कब एंड हो रही है। यानी कि लाइफ साइकिल्स जितना देर तक वो उड़ सकेंगे, जितना देर तक नहीं, मतलब कि एयर वर्दीनेस है, यानी कि वो जितना सही तरीके से वो वहाँ पे काम कर पाएंगे उतनी ही तक उनका लाइफ साइकिल होगा। उसके बाद जो है फिर रीसर्टिफिकेशन करनी होगी। ड्रोन डायरेक्टर्स की बात करें तो ये जो रिकमेंडेशन है ना ये इस्टेब्लिश करती है, एक ड्रोन डायरेक्टर होंगे जो कि सब काम, जितना भी ड्रोन का काम होगा ना वो यहाँ पे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के तहत ही होगी। डिजिटल स्काई सर्विस प्रोवाइडर है, यहाँ पे एक न्यू प्लेयर DSP को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि कोई पब्लिक या प्राइवेट एजेंसीज होगी, और इसको रजिस्टर किया जाएगा इंडिया में। परमिसिबल नाइट टाइम ऑपरेशन, यानी कि अगर रात में भी आपको फ्लाई करानी है तो इसके लिए परमिशन लेनी होगी। परमिशन या फिर कोई और नेसेसरी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको यहाँ पे ऑब्टेन किया जाएगा, जिसके थ्रू आप लोग नाइट टाइम यानी कि रातों में जो है ड्रोन को फ्लाई करा सको। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है FDI। कहने का मतलब है कि यहाँ पे 100% FDI है, वो भी ऑटोमेटिक रूट से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इस तरीके के ड्रोन्स में जो है ना यहाँ पे 100% रखा गया है कि FDI है, इन्वेस्टमेंट भी करना है ड्रोन में तो ऑटोमेटिक रूट से यहाँ पे आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 2 तरीके की रूट होती है, ऑटोमेटिक रूट होती है और यहाँ पे गवर्नमेंट रूट होती है। ऑटोमेटिक रूट में आपको कोई भी अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वही गवर्नमेंट रूट में आपको जो है सरकार की अप्रूवल लेने की ज़रूरत होती है। इस ड्रोन पॉलिसी जो 1.0 थी ना वहाँ पे कोई भी तरीके का FDI का मेंशन नहीं था, लेकिन FDI का मेंशन आपका किया गया है 2.0 में, तो ये ध्यान रखना है। तो इतनी तो बातें हैं ड्रोन की पॉलिसी में, तो सारी बातों को ध्यान में रखिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ख़ास करके ये प्लेटफॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ में देख लेते हैं। DRDO की यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज़ हैं, प्राइम मिनिस्टर डेडिकेट कर रहे हैं 5 यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज़ जो कि DRDO की हैं, और वो भी हमारे नेशन को दिया जा रहा है। तो DRDO यंग साइंटिस्ट जो लेबोरेटरीज़ हैं वो यहाँ पे 5 सिटीज़ में है। कहाँ कहाँ होंगे, तो ऑब्वियस से बड़े बड़े सिटीज़ में होंगे, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद। हर एक लैब जो है ना वो यहाँ पे यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, उसके तर्ज पे यहाँ पे काम किया जाएगा, जिससे कि जो डिफेंस सिस्टम है उसको और बेटर तरीके से डेवलप करी जाए। क्योंकि DRDO यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं, तो इस यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो कि DRDO इंक्लूड हो रहे हैं, इट मीन्स कि यहाँ पे जितनी भी डिफेंस सिस्टम है उसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए इस पर ध्यान दिया जाएगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, क्वांटम टेक्नोलॉजी होगी,
कॉग्निटिव यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, एसिमेट्रिक टेक्नोलॉजी है, स्मार्ट मटेरियल है। तो इन सारी चीज़ों पे अच्छे तरीके से काम किया जाएगा। इनकी अगर बात करूँ DRDO यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज, तो यहाँ पे सिर्फ साइंटिस्ट होंगे जिनकी एज यहाँ पे 35 से अंडर होगी। वो यहाँ पे कटिंग एज और जो फ्यूचरिस्टिक जो टेक्नोलॉजी है मिलिट्री वेपनरी के लिए उसको यहाँ पे डेवलप करेंगे। यानी कि आगे आने वाले सालों में, यानी कि फ्यूचर में हमें जिस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है उसका इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे और उसी को यहाँ पे डेवलप भी करेंगे, इस्तेमाल नहीं डेवलप करेंगे। साथ ही हमारे यहाँ की जो रिसर्च कैपेबिलिटीज़ है डिफेंस सेक्टर में, ये उसको बूस्ट करेगी। और यहाँ पे यूथ को भी यहाँ पे इंक्लूड करना, यूथ इंक्लूड हो ही रहे। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एज कितना है, 35 से अंडर में है। तो इट मीन्स है कि यहाँ पे यूथ साइंटिस्ट होंगे, यूथ रिसर्च करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि हमारी जो कंट्री की डिफेंस सेक्टर है वो और ज़्यादा यहाँ पे बूस्टअप हो पाएगी। तो ये ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं गवर्नमेंट ओन्ड कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड मॉडल। तो आर्मी ने ये डिसाइड करी है कि वो ट्रांसफ़र करेगी आर्मी बेस वर्कशॉप, जो कि आज की डेट में यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। और साथ ही ये गोको के मॉडल में जो है इसको यहाँ पे आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिसके थ्रू जो इसकी ऑपरेशन इफिशियंसी है वो और ज़्यादा बढ़ सके। गोको में क्या है, इट मीन्स की गवर्नमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटर। तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे ज़मीन, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, सपोर्ट सिस्टम, ओवरसाइट, ये सारी चीज़ें फैसिलिटेट करेगी कॉन्ट्रैक्टर को, और कॉन्ट्रैक्टर इसको ऑपरेट करेंगे और ये सारी जो फैसिलिटीज़ उनको अवेलेबल है वो यूटिलाइज़ करेंगे। सारे टाइप का जो काम है उसको मैनेज करेंगे। और ये रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो यहाँ पर रिक्वायर्ड लाइसेंस ले, सर्टिफिकेशंस ले, एक्रेडिटेशंस ले, जिसके थ्रू वो अच्छा खासा जो टारगेट है उसको डिलीवर कर सके और जो प्लांट मशीनरी और जो सर्विस है वो यहाँ पे मेंटेन कर सके। साथ ही इसको ऑपरेट किया जाएगा प्राइवेट इंडस्ट्री के द्वारा, जो कि यहाँ पे वो एग्रीड होंगे टर्म्स को लेकर। और जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है डिफेंस सेक्टर में वो भी यहाँ पे आपका मजबूत हो पाएगा और बढ़ भी पाएगा। ये जो मॉडल है ये आपका बेस्ट है कि एक कमेटी ने यहाँ पे रिकमेंडेशन दी थी, जो कि है सेकेतकर कमेटी। वो यहाँ पे आपकी जो है रिकमेंडेशन दी थी जिसके ऊपर इस तरीके का काम किया जा रहा है। यानी कि हमारी जो है डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ाने का इनके द्वारा जो है यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया गया था। 1 सेकेंड, ब्लर हो गई है। सेकेतकर कमेटी के द्वारा यहाँ पे आपका रिकमेंडेशन दिया गया था कि डिफेंस एक्सपेंडिचर हम लोग को बढ़ाना चाहिए। तो इन्हीं के इस रिकमेंडेशन के ऊपर ये मॉडल को तैयार किया गया है। तो सेकेतकर कमेटी जो है, एक तो डिफेंस सेक्टर में आप लोग देख लियो कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर बढ़ाने की यहाँ पे रिकमेंडेशन दी गई है। इसके अलावा भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके द्वारा जो है एक रिकमेंडेशन दिया गया, जिसको कि हम लोग देख रहे हैं आज की कंट्री में, आज के दिन में हम लोग देख रहे हैं अपनी कंट्री में। तो उसके बारे में बताइएगा कि कौन सी चीज़ के ऊपर इनका रिकमेंडेशन था। ओके, अब आते हैं हम लोग, ख़त्म हो गई हमारी DRDO डिफेंस एंड ऑल। अब हम लोग आते हैं इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अवेयर टॉपिक, जो कि है हेल्थ। हेल्थ के ऊपर आते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एग्जाम दो या ना दो, लेकिन आप लोग को वायरल डिजीज़ किसे कहते हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ कैसे कहते हैं, कौन कौन सी डिजीज़ की A to Z आपको न्यूज़ और आपकी जानकारी होनी चाहिए। वायरल डिजीज़ में आते हैं सबसे पहले। तो नोट है कि कोविड-19 जो है वो कवर किया जाएगा अपडेटेड मटेरियल में। तो बहुत बड़ा नोट है, ठीक है। और वैसे भी मार्च मंथ में आप लोग देखे हो कि हम लोग इकॉनमी में एक लेसन कवर कर चुके हैं, जिसमें कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है कोविड-19 से, काफ़ी डिटेल में वो आपकी आर्टिकल थी, तो उसको मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अभी हम लोग जो है साइंस एंड टेक में भी देखने वाले हैं। तो साइंस एंड टेक में भी अच्छी है, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग वहाँ तक पहुँच जाए तभी हम लोग साइंस एंड टेक में देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं पोलियो के बारे में। रिसेंटली न्यूज़ में की थी, ग्लोबल कमीशन जो है सर्टिफिकेशंस ऑफ पोलियो मेलेथिस इरेडिकेशन, ऑफिशियली ये आपका डिक्लेयर किया गया है वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 3, जिसको कि ख़त्म कर दिया गया है। तो ये जो है ग्लोबल कमीशन फॉर द सर्टिफिकेशन, यानी कि यहाँ पे जो आपका पोलियो को हटाने के लिए, इरेडिकेशन के लिए जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो कमीशन यहाँ पे डिक्लेयर करी है कि वाइल्ड जो यहाँ पे पोलियो वायरस टाइप 3 है ना, उसको इरेडिकेट कर दिया गया है। अब देखते हैं यहाँ पे बातें क्या है। ये सेकंड वाइल्ड पोलियो वायरस है जिसको कि हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट कर चुके हैं। जो फर्स्ट था वो 2015 में डिक्लेयर हुआ था, व्हेन टाइप 2 वाइल्ड पोलियो वायरस जो है डिक्लेयर हुआ था उस समय, यानी कि 2015 में। टाइप 2 को भी हम लोग डिक्लेयर कर दिए कि ये हमारे यहाँ से ख़त्म हो चुकी है। जब ये दोनों आप देखोगे 3 वाइल्ड पोलियो वायरस जो एलिमिनेशन है, सिर्फ एक तरीके की वाइल्ड पोलियो वायरस है जो आज के डेट में सर्कुलेशन में है, और ये रेस्ट्रिक्टेड है बस 2 कंट्री में। तो कहाँ कहाँ है, एक तो अफगानिस्तान और एक पाकिस्तान में है। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि आज के डेट में जो करेंटली यूज्ड है बाईवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन, तो उससे हम लोग जो है स्विच कर जाएंगे, जिसमें कि टाइप 1 और टाइप 3 की पोलियो वैक्सीन है। तो इससे हम लोग मोनोवैलेंट वैक्सीन में पहुँचेंगे, जो कि सिर्फ यहाँ पे टाइप 1 को ही देखेगी, क्योंकि टाइप 2 ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी 2015 में। अब टाइप 3 भी ख़त्म हो गई है, जो कि 2019 में डिक्लेयर
क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे बात क्या किया जा रहा है कि अब बच गया टाइप 1। तो पहले जो मेडिसिन दिया जाता था, यानी कि जो ओरल पोलियो वैक्सीन है, जिसकी आप लोग देखते होंगे कि 2 ड्रॉप ज़िंदगी के लिए, 2 बूंद ज़िंदगी के लिए, अमिताभ बच्चन जी भी इसकी एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो उनका कहना है कि पोलियो वायरस बच्चों को दे देना चाहिए, नहीं तो इससे क्या होता है ना कि पैरालिसिस हो जाती है बॉडी के किसी पार्ट में, और वो थ्रू आउट दी लाइफ रह जाती है, उसका फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। तो एक वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है बच्चों के लिए, और उनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा कठिन हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि टोटल जो है, पहले समझिए कि पोलियो में जो आपकी टोटल टाइप है वो टाइप 3 है, टाइप 1 है, टाइप 2 है और टाइप 3 है। तो पहले जो हमारे यहाँ मेडिसिन थी, ओरल पोलियो वैक्सीन जो दी जाती थी, ये किस किस चीज़ के लिए थी? तो यहाँ पर टैकल करती थी जो पोलियो टाइप 1 है और टाइप 3 है, इसको टैकल करती थी। लेकिन हमारे यहाँ टाइप 2 जो है वो ऑलरेडी 2015 में एलिमिनेट हो चुकी है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग जो एलिमिनेट कर चुके हैं, टाइप 3 भी एलिमिनेट कर चुके हैं। तो क्या ज़रूरत है ये वाली पोलियो को देने का, ये वाली जो ओरल पोलियो आपकी जो वैक्सीन है इसको देने का? इसको देने की ज़रूरत नहीं है। अब तो हम लोग को फोकस किस पे करना है? T1 को एलिमिनेट करने पे फोकस करना है। तो इसलिए हम लोग के पास जो वैक्सीन होनी चाहिए वो पूरी तरीके से उस तरीके की वैक्सीन होनी चाहिए जो कि पोलियो की जो वायरस है वो T1 वाली जो यहाँ पे आपकी कैटेगरी टाइप है उसको यहाँ पे जो है करेक्ट करे, इसको एलिमिनेट करे। फाइन। लास्ट ईयर क्या था, लास्ट 1 ईयर में पोलियो जो है ना ये कम बैक हो गई थी। कुछ कंट्रीज़ में देखने को मिला था कि पोलियो के केसेस निकल कर आई थी, जैसे म्यांमार, चाइना, कैमरून, इंडोनेशिया है। मोस्टली ये वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो इन्फेक्शंस थी, तो ये वाला देखने को मिली। तो ये वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो इन्फेक्शंस होती क्या है? एक्चुअली ये एक्सट्रीमली रेयर और बहुत ही कम ये पाई जाती है बच्चों में, जिसमें कि इम्यून डिफिशेंसी है। जैसे आज की डेट में आप लोग देख रहे हो कि कहा जा रहा है कि कोविड से लड़ना है आप लोग को, तो आप लोग को इम्यूनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी होगी। अब इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोग को क्या करना है? तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहला है कि एक्सरसाइज वगैरह कीजिए। दूसरी चीज़ है कि अगर आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी चीज़ों का सेवन नहीं कर रहे हो, तो मिल्क तो होगा घर में, मिल्क में थोड़ी सी हल्दी मिला दीजिए, टर्मरिक एकदम 1 चुटकी, और उसको थोड़ा सा बॉईल करके ना पी लीजिए। हाफ कप भी पी लीजिए या 1 कप भी पी लीजिए, वो मोर देन एनफ है। अगर डेली आप इसका सेवन कर रहे हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज, चाहे आप बच्चे हो, एडल्ट हो, बूढ़े हो, ये मतलब ही नहीं बनता। आप लोग जिस भी एज में हो ना, आप इसको कंज्यूम करना स्टार्ट कीजिए, आपकी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। इम्यून सिस्टम से ऐसा नहीं है कि हम लोग को कभी कोविड होगा नहीं, कोरोना वायरस होगी नहीं, ऐसा नहीं है। उससे क्या होगा ना कि अगर कोरोना वायरस हो भी गई ना, तो हमारी बॉडी के अंदर एक स्ट्रेंथ रहेगी कि हम लोग जो है इस तरीके के वायरस को बीट कर सके। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि इम्यून सिस्टम को हम लोग को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। जिस बच्चों के अंदर ये इम्यून सिस्टम बहुत वीक होती है, और ये सेम चीज़ हम लोग जो है ओल्ड एज में भी देखते हैं। ओल्ड एज में भी ये धीरे धीरे इम्यून सिस्टम जो है लोगों की वीक होने लगती है। तो दैट्स वाई हम लोग कह रहे हैं आज के डेट में कि कोरोना वायरस किसके लिए डेंजर है? तो बच्चों के लिए डेंजर है जो अंडर 10 ईयर्स के हैं, और जो अबव 50 ईयर्स के हैं, ओल्ड एज पर्सन है, उनके लिए डेंजर है, क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिक वीक हो जाती है। तो यहाँ पे पोलियो वायरस भी किसको अटैक करते हैं? बच्चों के अटैक करते हैं। और बच्चों को भी ये जो आपका रेयर जो पाया जाता है बच्चों में, जिसमें कि ये इम्यून डिफिशेंसी है, काफ़ी ज़्यादा इम्यून सिस्टम की कमी है, तभी उन पे इस तरीके का जो है पोलियो ये आपका अटैक करता है। और कुछ ही पॉपुलेशन में जिसमें कि इम्यून सिस्टम जो इम्यून लेवल जो है, इम्यूनिटी बहुत कम है। ठीक है, तो पोलियो भी इसी चीज़, वायरस मेनली इसी चीज़ से। कोई भी वायरस हो गया, जैसे जीका वायरस, इबोला वायरस, ये सारी वायरस अगर हमारे बॉडी के अंदर चले जाती है, तो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होनी चाहिए। हाँ, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए सबसे अच्छा है कि डेली आप लोग जो है ना फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए। अगर ठीक है नहीं पसंद है तो भी आप लोग को थोड़ा बहुत तो लेना होगा। बहुत सारे लोगों को सब्जी ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं पसंद होती, लेकिन फ्रूट्स आप लोग लीजिए, कुछ भी एक फ्रूट्स तो लेना ही होगा कॉमन, यानी तो एक फ्रूट्स मत लीजिए, आप लोग चेंज कर करके लीजिए। कभी बनाना ले लिए, कभी अभी तो मैंगो का सीज़न आ गया है, मैंगो ले सकते हो, जो कि फलों का राजा कहा जाता है, और इसमें सब कुछ है, विटामिन, मिनरल्स, आप लोग को सारी चीज़ें मैंगो में मिल जाती है। तो 1 मैंगो इज़ एनफ फॉर अ डे। तो उसमें फैट्स भी बहुत होता है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा संभल के खाइएगा। और अभी लॉकडाउन का टाइम है, तो घर पे एक्सरसाइज करते हो तो बेटर है, अदरवाइज़ फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, या फिर एप्पल खा लीजिए, 1 एप्पल कीप्स द डॉक्टर अवे। तो 1 एप्पल तो डेली खाना चाहिए। तो कुछ भी खाइए जैसे कि आपकी बॉडी में जना है, बॉडी में आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे। ओके, तो पोलियो अभी भी इंडेमिक है। इंडेमिक कहने का मतलब है कि 3 कंट्रीज़ में वहीं पे पाए जा रही है। तो अभी भी ये तीनों कंट्री का आप लोग को ध्यान रखना है। और आज की भी डेट में पहले भी बताया गया था कि यहाँ पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, जहाँ पे टाइप 1 टाइप की जो ये वाइल्ड पोलियो वायरस है ना, अभी भी ये सर्कुलेशन में है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अब पोलियो के बारे में बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। ये हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है ये वायरल डिजीज़ है, ये इन्फेक्शियस है, और ये हमारे नर्वस सिस्टम में इन्वेड हो जाती है, यानी कि नर्वस सिस्टम में घुस जाती है, और इसके कारण पैरालिसिस होती है। एकदम कुछ ही घंटों के अंदर जो है ना पैरालिसिस हो जाती है। तो इतना ज़्यादा हाईली इन्फेक्शन है।
पोलियो जो स्प्रेड होता है वो वल्नरेबल पॉपुलेशन में होती है, एरिया में जहाँ पे कोई भी इम्यूनिटी नहीं है या फिर सैनिटेशन नहीं है, साफ़ सफाई नहीं है या फिर इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है बच्चों की, तो उसमें जो है आप लोग को पोलियो वायरस देखने को मिलेगा। 3 इंडिविजुअल और इम्यूनोलॉजिकली डिस्टिंक्ट है वाइल्ड पोलियो वायरस स्ट्रेन की। तो टाइप 1 है, ये हम लोग देख लिए, वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1, वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 2 एंड वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 3। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सारे जो स्ट्रेन्स हैं वो आइडेंटिकल है, बट ये आपका जेनेटिक होता है और वीरोलॉजिकल डिफरेंस भी होता है, जिसमें कि ये 3 स्ट्रेन्स जो है ना 3 सेपरेट टाइप की वायरसेस है जो कि इरेडिकेटेड होती है इंडिविजुअली, जिसको हम लोग जो है एक एक करके इसको हटा सकते हैं, एकदम पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। तो जैसे कि टाइप 2 पहले ख़त्म हुआ, टाइप 3 ख़त्म हुआ, अब टाइप 1 पे फोकस किया जाएगा। यहाँ पे 2 वैक्सीन है जो कि यूज़ किया जाता है पोलियो डिजीज़ के अगेंस्ट में, एक तो है ओरल पोलियो वैक्सीन और दूसरी है इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस पोलियो वायरस वैक्सीन्स। तो ये 2 तरीके की वैक्सीन है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्या पता वैक्सीन से भी क्वेश्चन आ जाए। तो ओरल पोलियो वैक्सीन की बात करें तो इसमें आपका मिक्सचर होता है, जो लाइव एटेन्यूएटेड स्ट्रेन्स होती है पोलियो वायरस का, यानी कि टाइप 1 और टाइप 3 की, इसकी जो आपकी यहाँ पे स्ट्रेन्स होती है उसका ये आपका मिक्सचर होता है। ये वायरस जो है ना हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को मिमिक करती है, जो एक्चुअल पोलियो वायरस होते हैं तो उनके लिए इम्यून रिस्पॉन्स यहाँ पे आपका फिर से रिबिल्ड करती है, और हमारी जो एबिलिटी है कि हम लोग इसको स्प्रेड करें और हमारे जो नर्वस सिस्टम को ये वायरस अफेक्ट करती है ना, तो ये चीज़ें इससे कम हो जाती है इस तरीके का ओरल पोलियो वैक्सीन लेने से। रेयर केस में क्या होता है ना कि जो ओरल पोलियो वैक्सीन है वायरस, ये आपका एक्यूमुलेट होता है और टाइम के साथ साथ ये चेंज हो जाती है, और ये जो है वाइल्ड पोलियो वायरस के फॉर्म में ये आपका जो है ना कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि न्यू इंडिविजुअल को ये इन्फेक्ट होती है। तो ये जो न्यू वायरस है इसको हम लोग कहते हैं वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस, यानी कि वैक्सीन के कारण जो आप लोग ये ओरल पोलियो वैक्सीन है ना, तो वैक्सीन के कारण क्या होता है कि समटाइम्स ये रेयर केसेस है। रेयर केसेस कहने का मतलब है कि 1000 में किसी एक बच्चे को ऐसा हो रहा है, तो ये रेयर माना जाता है। तो रेयर केसेस में क्या हो रहा है कि जब आप वैक्सीन बच्चों को दे रहे हो तो ये वैक्सीन जो है ना बच्चों के अंदर जाके कुछ चेंजेस लेकर आती है, और ये अपना टाइम के अकॉर्डिंग ना चेंज हो जाती है, और चेंज होने के बाद क्या होता है कि वो एक खतरनाक रूप ले लेती है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं ना कि वैक्सीन डिराइव्ड, यानी कि वैक्सीन से होने वाली जो पोलियो वायरस है उसको हम लोग VDPV कह देते हैं, और इससे क्या होता है फिर वो पोलियो डिजीज़ हो जाती है अल्टीमेटली। तो इससे भी पोलियो डिजीज़ होता है, वैक्सीन लेने से भी ये जो है रेयरेस्ट केस में देखा गया है कि इससे भी आपका जो है डिजीज़ हो रहा है। ओरल पोलियो वैक्सीन की बात करें तो ये आपका जो है ना लोकल इम्यून रिस्पॉन्स पे प्रोड्यूस होता है, और यहाँ पे कैसे, तो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द गट, यानी कि जो है एक गट इम्यूनिटी को डेवलप करके, जो कि प्राइमरी साइट है जिसमें कि हमारे जो पोलियो वायरस है ना वो मल्टीप्लाई होते हैं। वायरस का काम क्या है, वायरस इतने खतरनाक क्यों होते हैं, क्योंकि वायरस क्या होता है ना कि हमारे बॉडी में जैसे ही इंटर करते हैं, अगर उनको खाने के लिए भोजन मिल जाता है ना तो वो बहुत ही फास्ट तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं। 1 से 2 होते हैं और 2 से सीधे 4 हो जाते हैं, फिर 4 से ये 8 होते हैं। तो इस रेशियो में जो है ये बढ़ते जाते हैं और इनका डेवलप होते जाता है, ये मल्टीप्लाई होते जाते हैं। तो ये क्या होता है ना कि और ज़्यादा एकदम से डेंजरस रूप ले लेते हैं, इसलिए वायरस को ना टैकल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे IPV है और इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन है। इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन की बात करें तो ये हमारे वाइल्ड टाइप जो पोलियो वायरस स्ट्रेन है उससे ये प्रोड्यूस होती है। हर एक तरीके का स्टेरियोटाइप है जो कि इनएक्टिवेटेड, यानी कि किल्ड विथ फॉर्मेलिन से इसको मारा जाता है। जो आपका पोलियो वायरस है वो इनएक्टिव है और इसको मारा जाता है फॉर्मेलिन से। ये जो वैक्सीन होती है ये इंजेक्शन के फॉर्म में होती है और ये एडमिनिस्टर किया जाता है, इसमें आपकी वैक्सीन भी होती है साथ ही साथ। IPV की बात करूँ तो ये लोगों को जो है ना सारे तरीके की, जो तीनों तरीके की आपकी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तरीके की जो पोलियो है आपका, इन तीनों तरीके की जो पोलियो वायरस है उसके अगेंस्ट में ये फाइट करती है। IPV की बात करूँ तो इसमें लाइव वायरस नहीं कंटेन होते, तो पीपल्स जो है ना ये वैक्सीन को रिसीव करते हैं, वो भी यहाँ पे इससे क्या होता है ना कि वायरस शेड नहीं हो पाते और फिर ये दूसरे को अफेक्ट नहीं कर पाते, और वैक्सीन जो है इससे आपका डिजीज़ भी नहीं होता। तो ये एक सेफ साइड आप लोग देख सकते हो। 2 है, एक तो हम लोग देखें कि ओरल पोलियो वायरस जिसमें कि आपका वैक्सीन से भी होती है डिजीजेज सम टाइम्स, और ये रेयरेस्ट केस है, तो इससे वैक्सीन डिराइव जो है पोलियो वायरस हो गया। लेकिन दूसरी क्या है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन है जिसमें कि आपका फॉर्मेलिन का इस्तेमाल किया जाता है और इससे जो आपके वायरस है वो किल्ड हो जाते हैं। ये इंजेक्शन के फॉर्म में है, इसमें आपका तीनों वायरस के अगेंस्ट में इसको क्या कहते हैं प्रोटेक्ट किया जाता है लोगों को। इसमें आपके लाइव वायरस नहीं होते, तो इससे क्या होता है ना कि लाइव वायरस नहीं होने से, जो जिंदा वायरस नहीं होते, तो इससे क्या होता है कि वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। जब वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाते तो इससे जो है उनके बॉडी में अफेक्ट नहीं हो पाती है, और इससे क्या होता है ना कि ये वैक्सीन जो है इससे कभी भी डिजीज़ नहीं होता है। तो अब देखते हैं कि इंडिया में क्या स्टेटस है।
इंडिया में आप देखोगे तो वाइल्ड है पोलियो वायरस डिजीज़ जो है, अब हम लोग फ्री हो चुके हैं आज के डेट में। जो केसेस है वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस डिजीज़ का, ये कभी कभी देखा गया है क्योंकि बच्चों में तो ये वैक्सीन लिया गया है, तो वैक्सीन से कभी कभी रेयरेस्ट केस में क्या होता है कि वैक्सीन से ये जो डिजीज़ हो रही है फर्स्ट वाले केसेस से, तो ये कभी कभी देखा गया है। जनवरी 2014 में इंडिया ने डिक्लेयर करी थी कि ये फ्री हो चुकी है 3 साल के बाद, यानी कि 3 साल से कोई भी जीरो केसेस नहीं मिल रही है मलेरिया की, तब जाके 2014 में इंडिया ने डिक्लेयर कर दी कि ये जो है पोलियो फ्री हो चुके हैं। इंडिया ने लॉन्च करी थी पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, वो भी 1995 में, और इससे जो पोलियो केसेस था ना वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका था। 2012 में आप देखोगे कि ये 0 तक पहुंच चुका था। इंडिया जो है वो इंट्रोड्यूस करी थी इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, वो भी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। तो इससे क्या हुआ ना कि जो चांसेस है आपका VDPI का, ये यहाँ पे आपका जो है जो चांसेस है ये यहाँ पे रिड्यूस हो गया था। VDPI ये जो आपका वैक्सीन डिराइव्ड जो पोलियो इन्फेक्शंस है ना, पोलियो वायरस इन्फेक्शन, तो इसकी चांसेस कम हो गई थी और फिर ये जो है धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ते गया, चांसेस कम होते गई इंडिया में। गवर्नमेंट जो है 2014 मार्च से जो है ओरल पोलियो वैक्सीनेशन को मैंडेटरी कर दी है, वो भी वो उनमें जो कि इंडिया और पोलियो अफेक्टेड कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रहे हैं। यानी कि इंडिया और पोलियो अफेक्टेड कंट्रीज़ में जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नाइजीरिया में, ये आपका जो अगर ट्रैवल करे कोई लोग, तो उनको जो है ये जो वैक्सीन है इसको लेना मैंडेटरी हो गया। ओरल पोलियो वैक्सीनेशंस लेना आपका मैंडेटरी हो गया है, ठीक है। अब कुछ रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। एक है आपका एक्यूट फ्लैसिड मिथेसिस, तो ये है क्या, मिलेथिस। तो एक्यूट फ्लैसिड मिलेथिस है, AFM है, इसको हम लोग पोलियो लाइक कंडीशन कह रहे हैं और इसको टेस्ट किया गया है नेगेटिव, वो भी पोलियो वायरस के लिए। तो ये किसके द्वारा कहा गया, ये यूनाइटेड स्टेट्स की सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है। AFM की बात करूँ तो ये न्यूरोलॉजिकल इलनेस है, ठीक है, और जो कि हमारे लिम्स वगैरह जो होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में जो है वो प्रॉब्लम ले आते हैं और लिम्स वगैरह को पैरालाइज कर देते हैं और वीकन भी कर देते हैं, यानी कि कमज़ोर भी कर देते हैं। ये काफ़ी रेयर है लेकिन सीरियस कंडीशन होता है। सिम्टम्स क्या है कि इसमें लिम्स जो होती है ना, आपकी नसें वगैरह जो होती है वो यहाँ पे कमज़ोर हो जाती है और ये पोलियो जैसा हो जाता है। इंडिया में अगर हम लोग इंसिडेंस रेट देखें ये एक्यूट फ्लैसिड मिलेटिस का, तो ये आपका 120 पर मिलियन पॉपुलेशन था, वो भी 2010 में। तो इसके बारे में भी पूछा जा सकता है कि ये जो एक्यूट फ्लैसिड मिलेटिस है ये कौन से डिजीज़ से रिलेटेड है, आपका दे दिया जाएगा कि TB है, एड्स है, या फिर आपका कोरोना वायरस है, या फिर आपका ये जो है पोलियो है। तो इस तरीके से आप लोग को ध्यान रखना ज़रूरी है। ओके, तो गाइज आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू HIV सब टाइप फाउंड बाय जेनेटिक सीक्वेंसिंग, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। तो आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सोशल नेटवर्किंग साइट्स में भी आप लोग जो है इसको डिस्कस कर सकते हो, डिस्कस बोलिए, इसको शेयर कर सकते हो। साथ ही अगर कोई भी डाउट करी, सजेशन है, तो आप लोग कमेंट कीजिए एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। थैंक यू।